हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने ये सिलसिला शुरू किया था करंट अफेयर का, डेली के डोज से हमने शुरुआत की थी। तो हम जो रोज़ प्रस्तुत करते हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, उसके अलावा जब सप्ताह का अंत आता है, जैसे कि हम अगर संडे की बात करें तो हम संडे को एक साप्ताहिक करंट अफेयर्स एक पंक्ति में लेके आते हैं, जो वीकली क्वेश्चंस का एक ग्रुप होता है, बंच ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो पूरे वीक में हमने इकट्ठा किया है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आपके सामने लिखा हुआ है करंट अफेयर साप्ताहिक एक पंक्ति में, और वो 24 मई से 29 मई तक के क्वेश्चंस को इसमें समाहित किया गया है। तो ये बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपके एग्जाम्स में। और तो पहले तो हमने MCQ फॉर्म में क्वेश्चंस को डिस्कस किया, और जब वीक के एंड में जब हम आएंगे तब हम इसको वन लाइनर फॉर्म में डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपको चीज़ें डबल जैसे रिवीजन हो जाएगी और आपको याद रहेगा लंबे समय तक। और फिर जैसे ही हम मंथ के एंड पे जाएंगे तो हम एक मासिक करंट अफेयर लेके आएंगे, जो पूरे मंथ्स के गतिविधियों को आप एक बार में गो थ्रू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रयास है, आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे काफ़ी और भी लोग जो हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो लाभान्वित हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चंस का सिलसिला वन लाइनर करंट अफेयर्स के रूप में है आज का क्वेश्चंस। तो हम चलते हैं पहले स्लाइड्स की ओर। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे, वह राज्य जिसके राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। तो फ्रेंड्स, ये हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम इसे वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में, वन लाइनर फैक्ट्स के रूप में हम इसे डिस्कस करेंगे कि जल्दी जल्दी आप रिवीजन कर सको। तो वह कौन सा राज्य है जहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, जिन्होंने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है हाल ही में। तो फ्रेंड्स, ये स्टेट स्पेशल क्वेश्चन है, और ये जो मुद्दा है संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो इस तरह की जो मंजूरी दी गई है विधेयक की, जो कानून बन चुका है, वो हरियाणा स्टेट से ये खबर आ रही है, जहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, जिन्होंने अभी इस विधेयक को मंजूरी दी है और एक कानून के रूप में ये बन गया है। तो फ्रेंड, थोड़ा सा हम बात करेंगे कि संपत्ति क्षति वसूली विधेयक का क्या मोटो है, इसको लाने के पीछे क्या उद्देश्य थे। तो जैसे कि आप देखते होंगे, आए दिन अगर हम हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो वहाँ पे तरह तरह के विषयों के लिए आप देखोगे आंदोलन होते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड, चाहे वो आरक्षण की बात हो, चाहे अभी हाल ही में जो किसानों के जो बिल के लेके जो अभी जो बहुत सारा ऐसा अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है और एक एडवर्स स्थिति बनी हुई है दिल्ली के अंदर। तो इस तरह से जब लोग प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, और धरना प्रदर्शन वगैरह करते हैं, और बहुत बड़ी संख्या में एक समूह इकट्ठा होती है, और इसमें सार्वजनिक जो संपत्ति है उसको नुकसान किया जाता है, लोगों को, जो पब्लिक है, आम जनता है, उनके दैनिक क्रियाकलाप में जो कार्य करते हैं वो उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। तो उसके निवारण के लिए कि सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान अगर आप करते हो तो आपको इस नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी, और इससे आपको सजा भी दिया जाएगा, और जुर्माना की राशि का भी प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। तो फ्रेंड्स, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार सरकार कितने देशों में अपने उच्चायोग या दूतावास में वन स्टॉप सेंटर खोलेगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आंसर है 9 देश। 9 देश में ये महिला बाल विकास मंत्रालय का ये एक पहल है। इसमें फ्रेंड्स ये कॉन्सुलेट खोलने की बात हो रही है अलग अलग 9 देशों में, और इस सेंटर का नाम क्या है, तो इस सेंटर का नाम है वन स्टॉप सेंटर। तो फ्रेंड्स, आपके मन में आएगा कि वन स्टॉप सेंटर क्या है। तो आप देखोगे आए दिन, जैसे आप समाचार पत्रों में पढ़ते हो या न्यूज़ में हमें देखने को मिलता है कि खाड़ी देश की बात करें या फिर यूरोपियन कंट्री की बात करें या गल्फ़ के देशों की बात करें, तो वहाँ पे जो भारतीय मूल के लोग रहते हैं और वहाँ की जो महिलाएं हैं, उनके प्रति काफ़ी देखा जाता है कि सौतेला व्यवहार होता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, और वो अपना जो न्याय के लिए गुहार किसे लगाए वहाँ पे, तो उसके लिए, महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए, बालकों के हितों की रक्षा के लिए, जो विदेश में रहते हैं, जो प्रवासी हैं, उनके लिए वन स्टॉप सेंटर खोलने की बात कही जा रही है, जो 9 देशों में खोले जाने की योजना है। तो फ्रेंड्स,
ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके जो अगर आप वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी समान रूप से उपयोगी है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत और किस देश ने 2 प्रमुख रक्षा समझौतों का नवीनीकरण किया है जो समुद्री सुरक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में भारत और ये जो वह कौन सा देश है जिसके साथ प्रमुख रक्षा समझौतों को नवीनीकरण किया गया है, जिसे रिन्यूअल करने की बात हो रही है, और ये किस क्षेत्र की में समझौता किया गया है? तो वह समुद्री सुरक्षा का विषय है और आपसी सैन्य सहयोग को बढ़ाने की बात है। तो ये ओमान के साथ भारत ने अपने रक्षा समझौतों का नवीनीकरण किया है। ओमान एक खाड़ी देश है और जैसे कि आप देखते हैं पहले भी भारत जैसे, हम अगर बात करें पायरेट्स की बात करें, जो समुद्र में जो लुटेरे होते हैं, जो मालों की आवाजाही में, या फिर किसी देश के जैसे हम केन्या की बात करें, सूडान की बात करें, तो वहाँ पे कुछ ऐसे पायरेट्स होते हैं जो मालों की आवाजाही में बाधित उत्पन्न करते हैं। तो उसको सुरक्षा देने के लिए, समुद्री सुरक्षा के लिए भारत हमेशा आगे रहा है और खाड़ी देश इससे काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह का जो सुरक्षा समझौता किया गया है, रक्षा समझौता का जो रिन्यूअल किया गया है, वो ओमान के साथ किया गया है। तो आपको ये नाम याद रखना है फ्रेंड्स, ओमान का नाम आपको याद रखना है। ये एक खाड़ी देश है जिसके साथ अभी हाल ही में इस तरह की समझौता की गई है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह कौन सा मंत्रालय है जो हाल ही में प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्रों के लिए बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया गया है? मतलब वह कौन सा मंत्रालय है फ्रेंड्स जिसे प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए और उसे उस तरह के सेगमेंट में एक दर्जा दिया गया है? तो वो है हमारा वित्त मंत्रालय। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को इस तरह का दर्जा दिया गया, इस तरह का स्टेटस दिया गया है जिसमें वो प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्रों के बुनियादी ढांचे का विकास कर सके। तो फ्रेंड्स, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिस भारतवंशी को वाणिज्य विभाग के डीजी के तौर पे नियुक्त किया है अभी हाल ही में, तो फ्रेंड्स उनका नाम है अरुण वेंकट रमन, जिसे जो बाइडेन की जो नवनियुक्त राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनका नाम है अरुण वेंकट रमन। ये वाणिज्य विभाग में इनकी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड ये काफ़ी सारे गतिविधियों में काम भी कर चुके हैं। तो इन्हें हाल ही में डीजी के तौर पे, डायरेक्टर जनरल के तौर पे अमेरिकी वाणिज्य विभाग में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके वनडे एग्जाम्स में या फिर पीसीएस एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो। अब फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। अनातोली कोलिनेट माकोसो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन अपॉइंटमेंट में आते हैं, नियुक्तियां जो पूछी जाती है वनडे एग्जाम्स में या पीसीएस एग्जाम्स में, काफ़ी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते आ रहे हैं। जैसे कि अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें नियुक्तियों के संदर्भ में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल अफेयर्स के क्वेश्चंस के अंतर्गत ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है कि कोलिनेट माकोसो का संबंध कांगो से है, जिन्हें कांगो का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अब फ्रेंड्स, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 180 ऑस्कर जीत चुके 97 वर्ष पुराने हॉलीवुड स्टूडियो MGM को किस कंपनी ने 8.45 अरब डॉलर में खरीद लिया है? तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हॉलीवुड का ये काफ़ी रिप्यूटेड स्टूडियो है और काफ़ी पुराना स्टूडियो है जो 180 ऑस्कर अवार्ड्स ये जीत चुका है अपने नाम, और ये 97 ईयर्स ओल्ड है। MGM स्टूडियो, जिसे आप मेट्रो गोल्डविन मेयर नाम से जानते हैं, इसको खरीदा है अभी एक जो मल्टीनेशनल कंपनी है और ये रिटेल सेक्टर में भी इसका काफ़ी दबदबा है। तो उसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, ये नाम आपको सबको पता है, काफ़ी लोकप्रिय नाम है। तो अमेजन इसका नाम है। अमेजन जो कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, इसने MGM स्टूडियो को खरीद लिया है 8.45 अरब डॉलर में। ठीक है फ्रेंड्स, और अब ये क्या करेगा? अब ये जो MGM स्टूडियो के अंतर्गत जो भी फिल्म्स है या डॉक्यूमेंट्री है, उनको नए सिरे से फिर से रिवाइव करने का काम करेगा अमेजन MGM स्टूडियो के साथ मिलकर। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। अब हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगले स्लाइड में पहला क्वेश्चन है
खेल मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए कितने राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला किया है? तो फ्रेंड्स, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ बात हो रही है खेलो इंडिया केंद्र खोलने की बात। तो खेलो इंडिया एक स्पोर्ट्स जो हमारी मिनिस्ट्री है भारत सरकार की, उसका एक बड़ा ही एक इनिशिएटिव रहा है, एक प्रोमिनेंट इनिशिएटिव रहा है खेलो इंडिया। इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जो भी स्टेट लेवल पे या दूर दराज के जो क्षेत्र हैं उनसे प्रतिभाओं को निखारने का काम किया जाता है ज़मीनी स्तर पे। जैसे कि हम कहते हैं ना, कैच देम यंग, तो उन्हें जब वो बर्ड के रूप में हो, जब उनका विकास हो ही रहा हो, तो उनको निखारने के लिए, उनके प्रतिभाओं को एक तरह से आप मान लो तो किशोरावस्था से ही अगर किसी व्यक्ति को या किसी बालक को किसी स्पोर्ट्स में रुचि है तो उसे निखारने के लिए इस तरह की जो प्रोजेक्ट है उनका ये दायित्व होता है कि उनको आगे बढ़ाने का काम करें। तो फ्रेंड्स, खेल मंत्रालय ने 7 राज्यों में कुल 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने का फैसला हाल ही में किया है, ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने 1987 की बैच के आईएएस और जम्मू कश्मीर के किस मुख्य सचिव को वाणिज्य मंत्रालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी यानी ओएसडी बनाया है? ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। ओएसडी का मतलब होता है कि उस तरह के अधिकारी विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी होते हैं। तो हम जिनकी बात कर रहे हैं वो 1987 बैच के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। अगर ये बीबीआर सुब्रमण्यम इनका नाम है, और ये जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव के रूप में भी इन्होंने कार्यभार संभाला है। तो इन्हें केंद्र सरकार ने वाणिज्य मंत्रालय में विशेष कर्तव्य अधिकारी यानी ओएसडी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बनाया है। तो आपको इनका नाम याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है। ये आपको नियुक्ति वाले सेक्शन में पूछा जा सकता है या पर्सनालिटी वाले में, पर्सन इन न्यूज़ वगैरह के जो सेक्शंस होते हैं उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं शुरू में ही बताया कि हम इस तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यू के रूप में पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम वन लाइनर रूप में इसे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप चीज़ों को एक बार रिवाइज कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि मोहाली जो पंजाब में स्थित है, वहाँ के जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है उसका नाम बदल दिया गया है। किसके नाम पर? तो इस पे एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी रहे हैं हमारे देश के, जिनका नाम बलबीर सिंह सीनियर है। तो बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम का पुनर्नामकरण किया गया है। और अगर हम बलबीर सिंह सीनियर की बात करें फ्रेंड्स, तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये अपने टाइम के काफ़ी एक विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी थे जो 3 बार गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीत चुके हैं। ये एक बड़ी बात होती है 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने की। और ये हॉकी में इनके साथ जो एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ी हुई है वो ये है कि एक इंडिविजुअल के रूप में सबसे ज़्यादा गोल करने का जो कीर्तिमान है वो बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर है, जिसे आज भी ब्रेक नहीं किया गया है। वे एक इंडिविजुअल के रूप में नीदरलैंड के खिलाफ जब मैच हो रहा था इंडिया का, तो उसमें इन्होंने 5 गोल किए थे। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी बड़ी शख्सियत है, ये काफ़ी प्रतिष्ठित खिलाड़ी रहे हैं और इनके पहले पुण्यतिथि पे ये मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर इनके नाम पर बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने घरों और इमारतों में स्वचालित जलवायु नियंत्रण के लिए स्मार्ट विंडो मटेरियल विकसित किया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्वचालित जलवायु नियंत्रण, इससे क्या आशा है? ये आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं की एक खोज है जिन्होंने घरों में और इमारतों में एक स्वचालित जलवायु मतलब क्लाइमेट कंट्रोल करने के लिए एक स्मार्ट विंडो मटेरियल का डेवलप किया है। जो जैसे कि आप देखते हो कि आजकल इस तरह के पेंट आने लगे हैं, सीमेंट आने लगे हैं जो क्लाइमेट को के अनुसार वो खुद को ढाल लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह के एक स्मार्ट विंडो मटेरियल का विकास किया गया है। किसके द्वारा? तो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में आप देखते हैं कि कोयला आधारित होते हैं जिनसे बिजली पैदा करने के लिए हम कोयला का उपयोग करते हैं उसमें।
कच्चे सामग्री के रूप में। उसी तरह से यहाँ पे बायोमास के उपयोग को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापित करने की बात की गई है। तो ये जो पहल है ये है विद्युत मंत्रालय का, केंद्र सरकार के विद्युत मंत्रालय का ये पहल है, जिसमें ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अगर हम बायोमास की बात करें तो जो कृषि से संबंधित जो अवशेष होते हैं उन पे आधारित ये ताप विद्युत संयंत्र उस पर काम करेंगे। अगर हम बात करें थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में, तो आप देखोगे कि जैसे हरियाणा पंजाब की अगर हम बात करें तो इसमें पराली जलाने की प्रथा रही है। गेहूं की फसल जब कट जाते हैं तो वहाँ पे उसके जो फसल के जो अवशेष बच जाते हैं उसे जला दिया जाता है खेतों में। तो इससे वायु प्रदूषण की एक समस्या बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और दिल्ली का, और ये सिर्फ जिस स्टेट में जलाया जाता है वहीं के लिए समस्या नहीं उत्पन्न करती, बल्कि हमारी देश की राजधानी दिल्ली में भी इसका बहुत ही बड़ा कुप्रभाव पड़ता है, जिससे वायु की शुद्धता बहुत ही नीचे लेवल पे चली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो पीपीटी लेवल होता है ये काफ़ी इंक्रीज कर जाता है। तो ये तो एक तरह से वायु प्रदूषण को भी नियंत्रित करेगा, और ताप विद्युत संयंत्रों में हम कोयला के साथ साथ इसका भी बायोमास का भी प्रयोग करेंगे। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 95% वोट हासिल कर बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बन गए हैं? तो फ्रेंड्स, बशर अल असद जो है ये चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं सीरिया का। सीरिया एक खाड़ी देश है फ्रेंड्स, और इसमें आपको आए दिन सुनने को मिलता होगा कि ये सिविल वार से ग्रसित ये देश है, जहाँ पे हमेशा एक युद्ध की स्थिति बनी रहती है, और एक सिविल वार, एक गृह युद्ध की स्थिति हमेशा यहाँ पे बनी रहती है। तो वहाँ के राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं बशर अल असद। और एक रोचक बात यह है कि ये 95% वोट हासिल इन्होंने किया है। तो इस पर काफ़ी जो वेस्टर्न मीडिया है वो इसे मानने के लिए तैयार नहीं है, बोलते हैं कि ये फेयर नहीं है। लेकिन हमें उन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, आपको सिर्फ याद रखना है अपॉइंटमेंट के तौर पर इंटरनेशनल जो नियुक्ति हुई है वो चौथी बार राष्ट्रपति के रूप में बशर अल असद जो है वो सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला है, और वो भी चौथी बार, ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में ये सेहत पोर्टल लॉन्च किया है, और इसकी विशेषता ये है कि ये जो हमारे सैन्य बल हैं, जो हमारे सेना के जवान होते हैं और उनके फैमिलीज़ होते हैं, उनके लिए ये ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है। और जिससे अगर कोविड-19 की स्थिति, जो आप सबको पता है कि हमारा देश इस महामारी के चपेट में आ चुका है, और हम इस पर काफ़ी हद तक काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं, और निश्चित रूप से इस पर हमारी विजय प्राप्त होगी शीघ्र ही। तो ये सेना के लिए डेडिकेटेड एक ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम सेहत है, ये आपको याद रखना है। और इसमें काफ़ी जो कोविड-19 से रिलेटेड गाइडलाइंस होंगे, जिससे घरों में रह के आप उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना इलाज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। इस ऐप का नाम क्या है? तो सेहत ओपीडी पोर्टल इस ऐप का नाम है, और इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अभी हाल ही में लॉन्च किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर CNR राव। ये काफ़ी बड़ी शख्सियत है और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। और अगर हम बात करें तो एनी अवार्ड जो है वो वैज्ञानिक और शोध के जो अनुसंधान के जो क्षेत्र होते हैं उसका नोबेल अवार्ड इसे कहा जाता है। तो उसे हाल ही में CNR राव को दिया गया, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया? तो फ्रेंड्स, ये स्पेन का प्रतिष्ठित पुरस्कार है प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड। इसे हाल ही में अमर्त्य सेन को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। ये काफ़ी बड़ी शख्सियत है, ये काफ़ी बड़े इकोनॉमिस्ट रहे, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो अभी हाल ही में जैसे भूखमरी की समस्या से निपटने के क्षेत्र में इन्होंने शोध किया है, उसी के संदर्भ में, उसी विषय के लिए इन्हें स्पेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियन अवार्ड से नवाजा गया है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। विश्व थायराइड दिवस, वर्ल्ड थायराइड डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये डे से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये थायराइड के प्रति लोगों
लोगों को जागरूक करने के लिए, एक वैश्विक समुदाय को जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। 25 मई के दिन हम मनाते हैं विश्व थायराइड दिवस। तो ये आपको याद रखना है, ये फैक्ट है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के आपके वनडे एग्जाम्स में। और थायराइड की अगर हम बात करें, ये एक थायराइड ग्लैंड है जिससे आपको ये, अगर पहले तो ये स्त्रियों में देखने को मिलता था थायराइड की समस्या, लेकिन अब पुरुषों में और बालकों में भी देखने को मिलता है। और इसका जो सबसे मूल कारण है वो आजकल की अव्यवस्थित दिनचर्या है, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल जो हम आजकल देखते आ रहे हैं अपने समाज में। इसी की वजह से ये समस्या और बढ़ती जा रही है और इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए हम विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाते हैं 25 मई को। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह देश जिसके प्रख्यात वैज्ञानिक युआन लोम्पिंग का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो फ्रेंड्स, ये युआन लोम्पिंग जो वैज्ञानिक है वो चाइना से संबंधित है। ये चाइना के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक रह चुके हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और इनके उपलब्धियों के बारे में बता दें फ्रेंड्स, तो ये ब्लैक राइस के एक जो संकर प्रजाति के धान की किस्म होती है, काले धान की, उसका इन्वेंशन, उसका आविष्कार इन्होंने किया था, जो काफ़ी पैदावार बढ़ाने में सहायक साबित हुई। और इससे काफ़ी बड़ी संख्या जो चीन की है उनको खाद्यान्न की समस्या से समाधान, निजात भी मिला। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, युआन लोम्पिंग वैज्ञानिक है, प्रख्यात वैज्ञानिक है, किस देश के? चाइना के। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में आप इसे मगअप करो, इसे याद करते जाओ, दोहराते जाओ, तो आप काफ़ी समय तक, जैसे हम एक MCQ फॉर्मेट में पढ़ाई करते हैं, फिर वन लाइनर फॉर्मेट में आ जाते हैं, उसके बाद एक बार मासिक एक 1 मंथ का करंट अफेयर पे हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आप चीज़ों को अच्छी से याद रख सकोगे, बार बार दोहरा के। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय लोक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से किसे पार्टी का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पता है राष्ट्रीय लोक दल जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, अगर हम बात करें तो जाट बहुल क्षेत्र में अजीत सिंह जो किसानों के हितैषी नेता माने जाते हैं, उनके जो पिता थे चौधरी चरण सिंह, वो किसानों के हितों के बहुत बड़े पैरोकार थे, एक तरह से किसान के नेता की छवि थी उनकी। उनके बेटे थे अजीत सिंह, जिन्होंने RLD राष्ट्रीय लोक दल का गठन किया था और हाल ही में उनका निधन हो गया कोरोना की वजह से। तो उनके पुत्र को नया अध्यक्ष, जिनका नाम है जयंत चौधरी, उन्हें नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। राष्ट्रीय लोक दल के नए अध्यक्ष अब ये बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार वार्ता शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की है? तो फ्रेंड्स, अभी ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हम कर रहे हैं, जो यूनाइटेड किंगडम शुरू किया है भारत के साथ। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है, जिसमें विभिन्न दौर में बातें, 6-7 दौर की बात हो चुकी है और अभी ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, जिसमें भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट स्थापित की जाएगी, जिससे भारत को भी लाभ मिलेगा। और इंग्लैंड जो है वो भारत को, जैसे कि भारत की जितनी जनसंख्या है, तो विश्व के सभी देश भारत को एक बहुत बड़े कंज्यूमर के रूप में देखते हैं और वो इस तरह के एग्रीमेंट करते हैं जिससे उनके जो भी ट्रेड बैरियर हैं उनसे अलग हट के और एक समझौता किया जाता है, जिससे दोनों देशों को फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच मुक्त व्यापार वार्ता शुरू की गई है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, CBI एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद है, केंद्रीय जांच ब्यूरो भारत का। तो इसके डायरेक्टर जो नए नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है सुबोध जायसवाल। ये भी नियुक्ति के सेगमेंट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये काफ़ी प्रतिष्ठित संस्थान है, इसलिए इनके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम आपको याद रखना है। तो इनका नाम है सुबोध जायसवाल, जो CBI के नए डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के किस अध्यक्ष को 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया है? तो फ्रेंड्स, इसमें जिसे BAI के अध्यक्ष को 4 साल के लिए विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद में चुना गया है, तो उनका नाम है फ्रेंड्स हेमंत बिस्वा शर्मा। इनका नाम आप पहले भी सुने होंगे। ये असम के मुख्यमंत्री भी हैं। अभी जो हाल ही में आप
देखे हो फ्रेंड्स कि 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव हुआ है, तो असम अगर राज्य की बात करें तो उसमें बीजेपी एक बड़ी पार्टी के रूप में आगे आई है, और उसमें जो सारा दारोमदार जो है वो हिमंत बिस्वा शर्मा को दिया जाता है इसका श्रेय। तो वे भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष रह चुके थे, और इन्हें 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में इनको चुना गया है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के अड्डू शहर में भारत के नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स ये अड्डू शहर जो है ये मालदीव में है, जो हमारा पड़ोसी देश है। इसमें भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने की अनुमति दी गई है, मंजूरी दी गई है केंद्रीय सेंट्रल कैबिनेट के द्वारा। और जैसा कि आपको पता है कि मालदीव हमारा बहुत अच्छा पड़ोसी देश है, और इसके साथ हमारे संबंध हमेशा बेहतर रहे हैं, और इससे व्यापार गतिविधियां बढ़ाने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। और मालदीव के अड्डू शहर में एक नया वाणिज्यिक दूतावास खोला जाना है। तो फ्रेंड्स अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ता द्वारा किए गए 5 वर्षीय व्यापक अध्ययन के बाद दिल्ली में मौजूद सांपों की सूची में कितने और प्रजातियों को शामिल किया गया? तो फ्रेंड्स ये इकोलॉजी इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, या बायोडाइवर्सिटी से कह लो। तो इसमें सांपों की और कितनी प्रजातियां शामिल की गई है? तो वो है 8 प्रजातियां। ये आपको सिर्फ एक आंकड़ा याद रखना है, एक डिजिट याद रखना है कि 8 प्रजातियों को और शामिल की गई है। और इन 8 को मिला के अगर हम बात करें तो दिल्ली में मौजूदा कुल सांपों की अगर प्रजातियों की बात करें तो वो संख्या में 23 है। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को कितने हजार रुपए की सहायता तुरंत उपलब्ध कराने का फैसला किया है? तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है कि कोरोना महामारी की वजह से सभी त्रस्त हैं। हर स्टेट की बात करें या फिर अगर हम दिहाड़ी मजदूरों की बात करें तो सबका काम धंधा अभी चौपट हो रखा है। अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी अभी एक तरह से मंद सी पड़ गई है, और इसमें अभी कोई गतिशीलता देखने को नहीं मिल रही है, अभी यथास्थिति बनी हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए, जो ट्रांसजेंडर आप जानते हो एक मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर होते हैं, तो उनके हितों की रक्षा के लिए उनको तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए 1500 रुपये की राशि को देने की घोषणा की गई है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। भारतीय रिजर्व बैंक ने 21 मई 2021 को कितने करोड़ रुपए के अधिशेष अतिरिक्त लाभ को केंद्र को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो अभी एक रकम अधिशेष के रूप में, अतिरिक्त लाभ के रूप में केंद्र सरकार को हस्तांतरित ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है, वो है 99,122 करोड़ रुपए। तो एक आंकड़ा है फ्रेंड्स, ये इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए और ये जो महामारी का दौर है उससे गुजरने के लिए एक सहायता के रूप में है रिजर्व बैंक के द्वारा, और ये अतिरिक्त लाभ के रूप में इस राशि को मुहैया कराया गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स विश्व कछुआ दिवस, वर्ल्ड टर्टल डे किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे कि अगर हम किसी दिवस की बात करते हैं, किसी देश को विशेष रूप से अगर हम मनाने की बात करते हैं, तो उस डे को मनाने के पीछे हमारी मंशा ये होती है कि हम उस विषय वस्तु पे फोकस करें। अगर अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं कछुआ दिवस की, तो इस प्रजाति को संरक्षित करने के लिए, इस प्रजाति के प्रति विश्व को जागरूक करने के लिए हम वर्ल्ड टर्टल डे मनाते हैं, जो कब मनाया जाता है? 23 मई को। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है कि 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे के रूप में मनाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वह देश जिसने इथोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा दिया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में अमेरिका ने इथोपिया और इरिट्रिया के अधिकारियों पे, उनके जो राजनयिक हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनके ऊपर वीजा बैन लगा दिया है, एक बैन की घोषणा की है, क्योंकि इथोपिया और इरिट्रिया के बीच एक संघर्ष की स्थिति थी और इसमें कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल पा रहा था। तो एक विश्व शांति के रूप में ये लोग एक खतरे की स्थिति बन रही है, इसलिए इनके अधिकारियों को, इनके ऑफिशियल्स के वीज़ा पर प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका ने। अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। फ्रेंड्स अगला स्लाइड आपके स्क्रीन पे है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, किस देश की प्रति व्यक्ति आय $2227 के साथ भारत से $280 अधिक हो गई है? तो फ्रेंड्स ये हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश। हम जैसे कि पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जीडीपी की गणना
कैसे की जाती है, पर कैपिटा इनकम की गणना कैसे की जाती है, तो उस देश की जो लोग हैं, जो जनसंख्या है, उसकी पूरी आय को, हम कुल आय को उसकी जनसंख्या से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से जो प्राप्त होता है वो प्रति व्यक्ति आय होता है। तो अभी हाल ही में देखा गया है कि बांग्लादेश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो भारत से $280 अधिक ज्ञात की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक टाइम बिंग चीज़ें हैं ये। हमेशा आप देखोगे आपकी हर वित्त वर्ष में हर 6 महीने पे ये स्थितियाँ बदलती रहती हैं। तो ये जानने के लिए ये क्वेश्चन आप याद रखो। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं भारत और इजराइल के बीच समझौता हुआ है कृषि क्षेत्र में, कि कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए विभिन्न प्रोजेक्ट लाए जाएंगे और उसके थ्रू समझौता किया गया है इजराइल से। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि इजराइल तकनीकी रूप से ये विकसित देशों के बराबरी एक मतलब टक्कर की स्थिति वो देता है। जो इजराइल की टेक्नोलॉजी है, चाहे वो कृषि क्षेत्र की बात करें या फिर हम डिफेंस के क्षेत्र की बात करें, तो इजराइल को इसमें महारत हासिल है और वो भारत के साथ कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के प्रोग्राम पर अभी हस्ताक्षर किया है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस साल में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि नासा अंतरिक्ष एजेंसी जो अमेरिका की है वो आए दिन अलग अलग तरह के एक्सपीडिशन और खोज करती रहती है। तो वो चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने जा रही है और उसकी जो टाइमलाइन है, जो शेड्यूल किया गया है, वो है 2023 में इस तरह का अभियान वो भेजने का प्लानिंग कर रहा है। मोबाइल रोबोट भेजने की प्लानिंग की जा रही है नासा के द्वारा, जो 2023 में चंद्रमा पर भेजा जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कितने अन्य विधेयकों के साथ गुजरात धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, तो उन्होंने अभी हाल ही में 7 अन्य विधेयकों के साथ, यहाँ पे प्रश्न के अनुसार कि 7 अन्य विधेयकों के साथ एक गुजरात धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी है। और इसे मंजूरी देने के पीछे और इसे कानून के रूप में लाने के पीछे जो मंशा है वो ये है कि आए दिन अगर हम देखते हैं कि धर्म परिवर्तन के नाम पे, जैसे आप अगर हम लव जिहाद की बात करें या फिर जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है और बाद में उसे प्रताड़ित किया जाता है, तो इस तरह की घटनाओं को, इस तरह की जो प्रवृत्तियां हमारे समाज में हैं, उसको हटाने के लिए ये कानून लाया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर। एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC ने 2021 एशिया कप को स्थगित करते हुए कब कराने की घोषणा की है? तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व जो है वो एक कोरोना महामारी के चपेट में आया हुआ है और सभी एक लड़ाई लड़ रहे हैं उसके खिलाफ। तो 2021 का जो एशिया कप शेड्यूल हुआ था वो अब साल 2023 में उसे फिर से रीशेड्यूल किया जाएगा और 2023 में इसे संपन्न कराई जाएगी। तब तक के लिए इसे स्थगित कर दिया गया है। अब हम फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मोनाको ग्रांड प्री फार्मूला 1 की ट्रॉफी किसने जीत ली है? फ्रेंड्स, जब हम ग्रांड प्री फार्मूला 1 की बात करते हैं तो ये फार्मूला रेसिंग से रिलेटेड होता है। और मोनाको ग्रांड प्री किसने जीता है हाल ही में? तो उनका नाम है मैक्स वर्स्टेपन। ये आपको याद रखना है, मैक्स वर्स्टेपन। ये स्पोर्ट्स सेगमेंट में इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है इनका नाम। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखिए, जैव विविधता दिवस मनाने के पीछे जो कारण है वो ये है कि हम दिन पर दिन प्रदूषण की समस्या हो या फिर जो हमारी गतिविधियां हैं, जो मानव की गतिविधियां हैं, जो दिन पर दिन हम कंक्रीट के जो शहर बसाए जा रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं, इंडस्ट्री दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, तो इससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हो रहा है। जो जैव विविधताएँ हैं, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है हमारे नेचर में, उनको नुकसान पहुंच रहा है। तो इस पे अवेयरनेस लाने के लिए, इसके संरक्षण के लिए विश्व स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाई जाती है। कब? 22 मई को। ये आपको याद रखना है, 22 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं।
तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वात्सल्य योजना की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम पहले भी डिस्कस किए हैं कि अभी कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ जो राज्य सरकार है वो भी अपने लोगों की सहायता पहुंचाने के लिए, उनको उनके सर्वाइवल के लिए तरह तरह की योजनाएं, तरह तरह की सहायता राशि और पैकेजेस की घोषणा कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में, उसी कड़ी में यह एक उत्तराखंड सरकार की पहल है। उत्तराखंड सरकार वात्सल्य योजना लेकर आई है, जिसमें अनाथ बच्चों को एक सहायता प्रदान की जाएगी जो अपने पेरेंट्स को गंवा चुके हैं। उन अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है, उसकी घोषणा की गई है उत्तराखंड के द्वारा, उत्तराखंड राज्य के द्वारा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपके स्क्रीन पे, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया में किसे विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया है। तो फ्रेंड्स ये उत्तर कोरिया की बात जब हम करते हैं तो ये जो देश है ये काफ़ी मतलब अलोकतांत्रिक बिहेवियर के कारण ये जाना जाता है और एक तानाशाही चलती है इस देश में। किम जोंग उनका नाम आपने सुना होगा। तो वहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं जो बाइडेन, उन्होंने एक विशेष दूत नियुक्त किया है जिनका नाम है सुम किम। तो इन्होंने सुम किम को उत्तर कोरिया का विशेष दूत नियुक्त किया गया है। ये आपको इंटरनेशनल अफेयर्स के क्वेश्चन है जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, वो आपको याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम्स में या पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना मरीजों के लिए उमंग के बाद अब संजीवनी परियोजना शुरू की है। तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि उमंग परियोजना जो है वो कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य करती है, जिसमें आप काफ़ी सारे गाइडलाइंस दिए गए होते हैं कोरोना महामारी से लड़ने के लिए। तो उसके बाद ये संजीवनी परियोजना जो शुरू की गई है, ये हरियाणा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। इस परियोजना के थ्रू, इस एक पोर्टल आप कह लो या फिर ऐप कह लो, इसके थ्रू कोरोना महामारी से लड़ने के लिए ये एक सहायक सिद्ध होगी, जिसमें आप किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, ऑक्सीजन जो है सिलेंडर वहाँ अवेलेबल है कि नहीं, और जो भी अगर जो शुरुआती गाइडलाइन दिए जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी अस्पताल की ओर ही भागे, अस्पतालों पे भी काफ़ी बोझ देखने को मिला है इस दौरान। तो आप घर पे रह के भी अपना इलाज, बेसिक इलाज कर सकते हैं और आप स्वस्थ भी हो सकते हैं। तो इस तरह की शुरुआत की गई है संजीवनी परियोजना के रूप में हरियाणा सरकार के द्वारा, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, परमाणु ऊर्जा आयोग के किस पूर्व अध्यक्ष का 23 मई 2021 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें जो प्रश्न है वो पूछ रहा है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ये अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इनका क्या नाम है जिनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया हाल ही में। तो इनका नाम है श्री कुमार बनर्जी। ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी रह चुके हैं और श्री कुमार बनर्जी हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं। तो एक भारत के ख्याति लब्ध एक वैज्ञानिक रह चुके थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनका नाम है श्री कुमार बनर्जी। फ्रेंड्स अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखते हैं, इनका नाम है नरिंदर बत्रा, जिन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए इस पोजीशन पे FIH के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा। इनका नाम आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स सेक्शन का। जिनका नाम है नरिंदर बत्रा, जिन्हें FIH का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आप लोग आज के जो वन लाइनर क्वेश्चन थे जो हम करंट अफेयर साप्ताहिक के रूप में डिस्कस किए, 24 मई से 29 मई तक के प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया, जो आपके आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी वाइटल क्वेश्चंस इसमें हमने डिस्कस किया। और ये एक दूसरा फॉर्मेट था हमारे क्वेश्चन डिस्कशन करने का। पहले हमने डेली के डोज के नाम से MCQ के रूप में डिस्कस किया क्वेश्चंस को, उसके बाद अब हम वन लाइनर के रूप में वीकली करंट अफेयर्स के नाम से आज हमने पिछले एक सप्ताह के जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में, उसको हमने डिस्कस किया। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आप सबको ये पसंद आया होगा और आप काफ़ी इससे लाभान्वित हुए होंगे। तो फिर हम कल मिलते हैं फ्रेंड्स, पहले की भांति डेली के डोज MCQ क्वेश्चन के साथ फिर हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।